Hello everyone, welcome to iGate Vilai. My name is Rajat Kumar and today we will discuss about engineering mathematics syllabus. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस में हमारे पास टोटल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने चैप्टर्स लिस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो आपके सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में के सिलेबस में दिया हुआ है, गिवन है, और बाकी के सिलेबस में, बाकी ब्रांचेस के सिलेबस में वो चैप्टर एक्सक्लूडेड है। ठीक है। और हमारे पास जो सीएस का सिलेबस है उसमें इसमें से लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, 3 ही अपने पास चैप्टर जो हमारे पास हैं वो सीएस के पोर्शन में है। सीएस में कौन कौन से हैं? लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, एंड इसके अलावा एक और चैप्टर कौन सा है हमारे पास? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखोगे आपका गेट का, तो उसमें क्या होगा? सीएस में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, और ये बाकी आपके पास जो चैप्टर्स गिवन है वो क्या है? बाकी ब्रांचेस में क्या है? बाकी ब्रांचेस में ये चैप्टर्स भी एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ता है। सीएस वालों को सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और उसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टोटल 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल हो गए, ईसी हो गए, मैकेनिकल हो गए, बाकी सारे ब्रांचेस के लिए और भी जितने ब्रांचेस हैं उनके लिए मैक्सिमम के लिए सारे 5 चैप्टर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल रहेंगे। सारे हमको कवर कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा लीनियर अलजेब्रा। इससे पहले जो सिलेबस है, ये जितना भी सिलेबस है ये आपके पास एक कॉपी आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो सिलेबस है इसकी कॉपी आपके पास एक कॉपी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। या तो आप प्रिंट आउट करके आप जहां पढ़ते हैं वहां टेबल में चिपका लीजिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की नहीं, जितना भी आपका गेट का पूरा सिलेबस है उसका आपके पास एक कॉपी तो जरूर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। आप पढ़ोगे क्या जब आपको पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है? आपको टॉपिक पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे? पूरा पढ़ते जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन किससे आना चाहिए। जब यहाँ पे लिखा हुआ है गेट में सिलेबस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे जो भी यहाँ पे लिस्ट आउट सिलेबस है आपका, जो भी वर्ड लिखा हुआ है गेट के सिलेबस में, हर एक का स्पेसिफिक मीनिंग है। क्वेश्चंस आपको उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना वो है जो गेट के सिलेबस में पूछा हो। ये नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट उठाए और आप पूरा बुक पढ़ लिए, वैसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है? गेट में रैंक निकालना है। हमें पीएचडी नहीं करना है सब्जेक्ट में, हमारे क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है लिमिटेड टॉपिक के। और लिमिटेड टॉपिक्स कौन से हैं? वो टॉपिक्स जो हमें गेट में सिलेबस, गेट में आईआईटी ने हमें क्या दिया है? पहले से डिफाइन कर दिया है। तो यहां पे देखेंगे कि हमारे पास टोटल सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट जो है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या है? कॉमन है। कॉमन किसमें है? सारे ब्रांचेस में कॉमन है लीनियर अलजेब्रा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स अलजेब्रा आता है इसके अंदर। इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगा और डिटर्मिनेंट आएंगे, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज और बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आप 11th-12th में पढ़े होंगे वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो हम यहाँ वापस से देखेंगे। और उस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज यूज करके हमें क्या करना है? हमारे पास नेक्स्ट आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है। यहां पे क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन निकालने बोलेगा। जैसे इक्वेशंस होते हैं आपके पास, क्या होता है? x + y = 2, x + 2y = 4, ऐसे इक्वेशंस हो गए। ये क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये क्या लीनियर इक्वेशंस है? इनके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये तो क्या हो गया? सिर्फ 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या अपने पास 3 वेरिएबल भी आ सकता है, 4 वेरिएबल भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। किससे देखेंगे हम सॉल्यूशन? किससे निकालेंगे? यूजिंग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज, और क्या क्या आता है हमारे पास? आइगन वैल्यूज आता है, आइगन वेक्टर आता है, उसका भी यूज करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है हमारे पास, वो आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रैंक की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये सब टॉपिक हमें कवर करना है अंडर द लीनियर अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास ज्यादा वेटेज भी कवर करता है गेट में। ये इनमें से लीनियर अलजेब्रा में से एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 मार्क्स गेट में हमेशा आता है। 3 to 4 मार्क्स गेट में हमेशा आएगा। आपका टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन वेटेज कितना है आपके गेट के सिलेबस में? टोटल गेट मार्क्स कितने होते हैं?
100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कितना पोर्शन है, अराउंड ये 13 to 15 वैसे जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन 15 मार्क्स का कभी पूछता नहीं है वो, ज्यादातर टाइम्स वो 13 to 14 या 13 मार्क्स तक ही वो अपने आप को लिमिट कर लेता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ब्रांच में ये एग्जैक्ट नहीं होता, 13 to 15 कुछ कुछ में वेरी करता है, 13 नंबर कुछ किसी में सिर्फ 13 नंबर का आएगा, कुछ ब्रांचेस में क्या आता है, जिसे मैथ्स का पोर्शन ज्यादा है, जिसे पूरे ब्रांचेस में मैथ्स का जो सिलेबस है वो ज्यादा है, तो वहां पे क्या आएगा 15 मार्क्स का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को कभी कभार 15 मार्क्स तक भी आ गया है यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्म्स एंड कुछ जो है आपका सिग्नल सिस्टम से रिलेट कर लेता है, तो आप क्या उसमें मैथमेटिक्स में डालोगे या उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिग्नल सिस्टम में काउंट करोगे, उसका नंबर वो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ लोग उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही काउंट कर लेते हैं, इसलिए वो 15 मार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये कितना है, 13 मार्क्स ही आप मान के चलिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एटलीस्ट 13 मार्क्स तो आपका एटलीस्ट मतलब 13 तो आएगा ही, उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपका आएगा ही आएगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, इसमें क्या है, इसके टॉपिक्स देख लिए। अब क्या कैलकुलस में क्या आएगा, कैलकुलस हमारे पास क्या है, ये भी हमने 11th 12th में पढ़ा है, 12th हमारा बोर्ड्स में ये कैलकुलस आता था, हमने क्या लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये हमने पहले ही देखा है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये आपने वर्ड्स पहले सुने होंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये क्या है एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम, इसी में आता है एक लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, और क्या है मैक्सिमा निकालना, मिनिमा निकालना, इंटीग्रेशन क्या है आपका, इंटीग्रेशन से हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं करना है और इसकी एप्लीकेशन भी देखनी है। यहां पे क्या आएगा इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यहां पे इंटीग्रेशन में वो सब पोर्शन आ जाएंगे। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन जो हम लोग पहले पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल पे, वो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे, हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमें इंटीग्रेशन से। उसके बाद यहां पे उसके बाद वेक्टर कैलकुलस आ जाएगा। वेक्टर कैलकुलस ये किसके लिए है, ये जो आपका टॉपिक है इसमें जो फर्स्ट लाइन दी हुई है कैलकुलस के अंदर, ये वाला जो सिलेबस है ये आपको गिवन है। सिर्फ सीएस अगर आप ब्रांच का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये गिवन है ऊपर वाली लाइन, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल ईसी वो उनका सिलेबस देखेंगे तो आपको ये भी गिवन है, ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ में ये भी पढ़ना है। ये वेक्टर कैलकुलस अलग से एक चैप्टर है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद यहां पे क्या आता है, स्टोक्स, गॉस, डाइवर्जेंस, ग्रीन्स, ये क्या है, 4 थ्योरम्स है, ये 4 थ्योरम्स है, ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर ही आएंगे ये थ्योरम, ये मेन थ्योरम्स है, इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। किसमें, कैलकुलस पार्ट में ये बेसिक से एक आध क्वेश्चन आता है आने से, और ये क्या है वेक्टर कैलकुलस, और ये वाला पोर्शन यही हमारा मैक्सिमम वेटेज कवर करता है। किसमें, नॉट इन सीएससी, सीएससी में क्योंकि ये सिलेबस ही नहीं है, सीएस ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ये आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो इससे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीएस ब्रांच के लिए तो इससे ही आएंगे, लेकिन बाकी ब्रांचों के लिए इससे 1 नंबर का या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन, इसका वेटेज ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप गेट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमने थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जितना भी हमने मैथ से पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं पहले 11th 12th में कम से कम आपने नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, उसी का हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, उसी का हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हमने क्या करना है, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए हमें बेसिक्स तो आना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है वो वाला बेसिक्स थोड़ा पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद हम सीधे एप्लीकेशन में मूव ऑन कर जाएंगे। तो जब यहां पे सबसे थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपने देखा होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा आपका, सिर्फ डी बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर मींस डी बाई डी एक्स, सिर्फ डी बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। हायर ऑर्डर मींस आपका इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है तो ये कौन सा ऑर्डर का हो गया, ये हो गया अपना सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर, वैसे ही आपका और भी ऑर्डर बढ़ा सकते हो। यहां पे अगर मैं एक और डिफरेंशिएशन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। वैसे ही
फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया, सिर्फ dy बाई dx लिखूंगा अगर तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर, लीनियर, LDE क्या लिखा है मैंने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल हम लोग लीनियर ही पढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर हमने पढ़ना है। सबसे पहले इस टाइप के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉचीज इक्वेशन एंड यूलर्स इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो जिनके रिजल्ट्स हमें यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इस टाइप का टर्म देखा होगा, ये क्या होता है, dy बाई dx बोलते थे, इसको क्या बोलते थे हम, ऐसा डेल लिखते थे हम लोग, डेल y बाय डेल dx। ये क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे गेट में, इससे भी क्वेश्चन आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या के लिए यूज करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। जब भी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उस केस में हम ये मेथड यूज करते हैं। और भी मेथड्स हैं इसमें, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, वो भी हम देखेंगे जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी भी हमारा 12th के सिलेबस में था अभी, लेकिन वो जो सिलेबस में था 12th के सिलेबस में, वो जो प्रोबेबिलिटी था वो क्या था, वो एप्टीट्यूड बेस्ड प्रोबेबिलिटी था। उसमें क्या, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब क्या थे, एप्टीट्यूड बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी। यहां हमें क्या पढ़ना है, हमने ये तो पढ़ना ही है जो हमारे एप्टीट्यूड बेस्ड प्रोबेबिलिटी था, कौन कौन सा, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी उसी के अंदर आ गया, बेस थ्योरम, या फिर आपके जो बॉक्सेस हो गए, कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए, और बॉक्सेस, कार्ड्स, फ्रूट्स, कलर्स, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जो आपको कभी कभार एप्टीट्यूड में भी पूछ सकता है और यहां भी पूछ सकता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ सकता है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिससे सेट से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाएगा। एक सेट दिया होगा, यूनियन और क्या, ये हमारे पास आ गया, यूनियन आ गया और इंटरसेक्शन आ गया। ये सब से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेट करके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कवर करना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारे पास जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, मतलब हमने स्कूल में नहीं पढ़ा था, उसके अलावा स्कूल में नहीं पढ़ा था, ये सब हमारे स्कूल्स में नहीं थे। अभी क्या पढ़ना है हम लोग को, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, अगर तो ये इंक्लूडेड रहते हैं वहां पे, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या, मीन, मीडियन। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये आपका जो पोर्शन है वो कौन सा है, ये पोर्शन जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स का है। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है, रेड ब्रैकेट के अंदर, यही वाला पोर्शन क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, उसके बाद हमने मीन, उसका उन डाटा का क्या निकालना है, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता करेंगे क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा गेट में। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 2 डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों टर्म का आपको मतलब तो पता ही होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस 2 टाइप के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस, एक तरीके से ये कंटिन्यूअस लाइन है या कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं इसको फंक्शन बनाऊं तो ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये कोई फंक्शन है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ फंक्शन आएगा, ये क्या होगा, डिस्क्रीट हो गया। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक डिस्क्रीट का और फिर हमारे पास कंटिन्यूअस का, 2 टाइप के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। उसके अंदर पॉइजन, बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स।
ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जनरली इलेक्ट्रिकल वालों को इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल वालों को क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कॉम्प्लेक्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल में जितने भी सिस्टम हो गए, हम लोग बहुत सारे पावर सिस्टम और मशीन में हम कॉम्प्लेक्स टर्म्स, पावर सिस्टम में तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करते ही हैं हम, तो ये सब हमें वहां पे यूज आता ही है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हमें वहां पे यूज आता ही है। इसीलिए हमारे सिलेबस में भी इसका इंपॉर्टेंस है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का। ये कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं है, ओके, आपके इसी के सिलेबस में भी मिल जाएगा ये। एनालिटिक फंक्शन, सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक आएगा? एनालिटिक फंक्शन। इसमें चेक करना है, कोई फंक्शन दिया होगा, क्या वो एनालिटिक है। सबसे पहले तो एनालिटिसिटी चेक करना है हमें, और किसी पॉइंट पे एनालिसिटी चेक करना है हमें। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, वो 1 नंबर के क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहां से। उसके बाद क्या आता है? कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। एक थ्योरम होता है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, आपने पढ़ा होगा मे बी। वो उसकी प्रॉपर्टी, उस थ्योरम को यूज करके हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे हम। उसके बाद सीरीज आता है हमारे पास, सीरीज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा 3rd सेम में भी। टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज और भी मैक्लॉरेंट सीरीज और भी बहुत सारे सीरीज हमने पढ़े। हमारे सिलेबस में क्या टेलर और लॉरेंट सीरीज दिया हुआ है, ओके। दो सीरीज हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। उसके बाद एक आता है रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है वो देखेंगे हम। रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है? इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं रेसिड्यू थ्योरम से, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट, अगर मैं कॉम्प्लेक्स में अगर मैं इंपॉर्टेंस टॉपिक अगर आपको नोट अगर आपको करना है तो क्या होगा? ये आपका रेसिड्यू थ्योरम, यहां से अगर आपको अगर हर चैप्टर से 1 या 2 आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट अगर आपको लिस्ट आउट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? रेसिड्यू थ्योरम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। और क्या है? सॉल्यूशन इंटीग्रल। कुछ टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन आपको दिया होगा, उसका सॉल्यूशन निकालने बोलेगा। वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किसके आएंगे? सॉल्यूशन इंटीग्रल के अंडर आएंगे। ये टॉपिक वही बता रहा है आपको, सॉल्यूशन इंटीग्रल। कुछ इंटीग्रेशन दिया होगा, उसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटीज रहेंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगी, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन इंटीग्रल्स में, ठीक है। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में क्या है? रेसिड्यू थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉचीज वाला, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। अब प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो इससे तो क्वेश्चन या तो एप्टीट्यूड या तो इस मैथ्स पोर्शन में भी इसमें पूछ सकता है आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम से एक ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि इससे भी आएगा और इससे भी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है जो सेट्स, रिलेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो यूज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक थ्योरेटिकल, अगर उसको पूछना होगा तो 1 नंबर का। या आपको इनमें से क्वेश्चन आएगा, इनमें से जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इनसे ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स वाला, आपको 3 टॉपिक इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यही 3 टॉपिक हैं और यही 3 टॉपिक में कवर हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमें एक तो ये कॉचीज इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, और हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक इसमें आ जाएगा, जिससे हमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा। इंपॉर्टेंस मतलब क्या है? इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं। इसके अलावा कैलकुलस में क्या है? कैलकुलस में तो सिलेबस ही अलग है दोनों का, तो उसमें अलग अलग कैटेगराइज। आपको क्या करना है? आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपके पास जो प्रीवियस ईयर तो बुक होंगे, आप उनके ये चैप्टर खोल के देखिए और उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो आपको चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद वो प्रीवियस ईयर में देखने कौन कौन से चैप्टर या फिर कौन कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने तो हमें क्या है? सारे ही पढ़ने, ऐसा तो नहीं है कि आप हमें पहले से पता है कि ये इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। हमें तो गेट ने क्या बोला? पूरे टॉपिक दे दिए, तो उसने पूछ तो आपको कहीं से भी सकता है, ठीक है। अभी आगे हम पहला चैप्टर कौन सा? लीनियर अलजेब्रा से ही स्टार्ट करेंगे।